हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कैरियर विल। कैरियर विल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि क्या आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से ऑडिबल एंड विजिबल है। क्या अभी जो सेशन चल रहा है आप सभी को अच्छे से सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है? एक बार मुझे कमेंट्स में कंफर्म करिए। हाँ जी, थैंक यू परवीन, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताओ कि क्या आज का सेशन आप सभी बच्चों को अच्छे से सुन रहा है और दिख रहा है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इस सेशन में होने वाली है। एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो वैकेंसीज की वेट कर रहे थे, बैंकिंग के पेपर की वेट कर रहे थे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन की वेट कर रहे थे। क्योंकि इलेक्शंस जब होते हैं उसके दौरान आपकी वैकेंसीज रुक जाती है, नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं और इलेक्शन खत्म होते ही बच्चों का इंतजार जो है वो खत्म होने लग जाता है, क्योंकि इलेक्शंस के बाद नोटिफिकेशन आपकी आ गई है। आईबीपीएस ने रीजनल रूरल बैंक में असिस्टेंट और ऑफिसर पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है और इस पोस्ट के बारे में आज के सेशन में मैंने आप सभी को बताना है। ओके, तो उम्मीद है कि आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा सेशन। तो बच्चे, आज का सेशन होगा आपका आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क की संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज के सेशन में दूंगी। क्योंकि जब से नोटिफिकेशन आई है बहुत बच्चे अलग अलग डाउट्स हैं, कुछ बच्चों के सवाल पूछे जा रहे हैं कि हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो आपके सारे डाउट्स आज की इस सेशन में क्लियर किए जाएंगे ताकि आप जो है कॉन्फिडेंटली अपना पेपर जो है उसको भरें अच्छे से। अपने पेपर को बिना सोच विचार के कि पता नहीं मैं दे सकता हूं नहीं दे सकता हूं, ये वाले पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट्स है। जैसे कि इस बार थोड़ा सा आपका पैटर्न प्रॉपर चेंज तो नहीं हुआ, पर उन्होंने कह दिया कि हम थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। तो वो बात भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। एक्चुअली बहुत शोर पड़ा हुआ है कि पैटर्न चेंज हो गया है ना। तो ये क्या खप पड़ी है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हम नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हमें तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, पर शोर पड़ा हुआ है कि पैटर्न चेंज हुआ है। तो देखो, सच्चाई तो है इस बात में, बट क्या किया है उन्होंने ऐसा नोटिफिकेशन में जो आपकी नजर नहीं पड़ी, वो सारी बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूं। तो स्टूडेंट्स, आईबीपीएस, हाँ जी, आईबीपीएस जो है शुरुआत करता है रीजनल रूरल बैंक से। ये जून जुलाई में नोटिफिकेशन निकालता है, तो बढ़िया समय पे उन्होंने, अभी जून का महीना शुरू ही हुआ था, नोटिफिकेशन निकाल दी है। धीरे धीरे वो क्लर्क की भी निकालेंगे, पीओ की भी निकालेंगे, एसओ की भी निकालेंगे, पर अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन आई है वो आईबीपीएस रीजनल रूरल बैंक 2024 के पीओ और क्लर्क की भर्ती की है। तो कई बच्चे कहते हैं कि मैम ऑफिसर और असिस्टेंट लिखा हुआ है, पीओ क्लर्क क्या है? देखो, एक ही बात है। पीओ मतलब आपकी जितनी भी ऑफिसर पोस्ट है, क्योंकि प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी एक ऑफिसर पोस्ट जो है जो आपको शुरू में प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे। प्रोबेशन पीरियड होने के बाद आपको आपकी पोस्ट दे दी जाएगी। और क्लर्क असिस्टेंट एक ही बात होती है, एक ही तरह का काम होता है दोनों का। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताना चाहूंगी कि आप जो है ताकि जल्दी से फॉर्म भर सकें। तो बच्चे, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपकी है वो 7 जून से लेकर 27 जून तक। अभी आपकी आज 11 जून है, तो देखो रजिस्ट्रेशन हो रही है। ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। थोड़ा लंबा फॉर्म होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, है ना, बहुत चीजें उसमें आपने फॉर्म में भरनी होती हैं। तो वो सारी चीजें भरने में टाइम लगता है। तो ये मत सोचो कि भर लेंगे, 27 लास्ट डेट है, ये मत सोचना, ठीक है। तो आपने फॉर्म जो है आजकल में मैक्सिमम 15-17 जून तक भर लेना है। इससे ज्यादा डिले मत करना, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उनकी वेबसाइट हैंग होगी। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो भी सेम डेट है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आजकल मैक्सिमम सभी बच्चे, है ना। और वैसे भी आपका ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन है इसमें, तो ऑनलाइन पेमेंट की भी सेम डेट्स है। आपके कॉल लेटर पेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है, जो कुछ रिजर्व कैटेगरीज को ट्रेनिंग, ओके, जो कि कुछ रिजर्व कैटेगरीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एग्जाम से पहले, कि उनको पता लग सके कि एग्जाम किस तरह का है। वो आपकी जुलाई में होगी और जिसकी डेट्स है 22 से लेकर 27 जुलाई।
ओके तो ये आप जो है ये आप सोचते हो कि ये क्या है, तो ये एक्चुअली मैं बता देती हूँ। कई बच्चे देख के नोटिफिकेशन में डर जाते हैं कि ये कुछ नया है। कुछ भी नया नहीं है, ये कुछ रिजर्व कैटेगरीज को ट्रेनिंग दी जाती है एग्जाम से पहले कि एग्जाम कैसा होगा। ओके तो उसके बाद आपके कॉल लेटर, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके कॉल लेटर जो है आपके जुलाई अगस्त 2024 में आपके डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। और देखो जो कुछ आना है, चाहे रिजल्ट आना है, कॉल लेटर डाउनलोड होने हैं, सब कुछ एक ही वेबसाइट है जिसका नाम है www.ibps। ठीक है, www.ibps की वेबसाइट खोलिए, सब कुछ आपको वही मिलेगा। और इस बार का जो रीजनल रूरल बैंक है ये बैच नंबर 13 है, ये 13th बैच है आपका। ओके अच्छा, इसके बाद आपका जो है पेपर प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो अगस्त में हो जाएगा। रिजल्ट जो है वो भी आपको अगस्त सितंबर में आ जाएगा। तो देखो कर क्या रहे हैं, कॉल लेटर भी अगस्त में आ रहा है, पेपर भी अगस्त में हो रहा है, रिजल्ट भी अगस्त में आ रहा है। तो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है आपका। उसके बाद अगर आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्रैक हुआ है तो आपका मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, उसके कॉल लेटर आपके डाउनलोड होंगे। ये मेन और सिंगल में आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगी नोटिफिकेशन में क्या है। ये आपका होगा सितंबर में, और उसके ऑनलाइन पेपर जो है वो भी सितंबर में हो जाएगा। और फिर आपके रिजल्ट जो है वो अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे, और प्रोविजनली अलॉटमेंट जो होगी वो जनवरी 2025 में आपको बता दी जाएगी। तो बच्चे जून में आपकी नोटिफिकेशन आई है और जनवरी 2025 तक आप क्लियर हो जाएंगे आपकी अलॉटमेंट क्या है, आपका सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है। वैसे तो हम चाहेंगे आप सभी की हो, है ना, बट कुछ बच्चे रिजेक्ट भी होते हैं, ये ट्रुथ है ना। तो वो सब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखो ये केवल आपके 6-7 महीने हैं, तो 7 महीने के अंदर आपके पेपर भी हो रहे हैं, आपके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, आपके कॉल लेटर भी आ रहे हैं, आपकी नोटिफिकेशन भी आई है और आपका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे तैयारी अभी के अभी ही शुरू करनी पड़ेगी। ये नहीं सोच सकते कि प्री का रिजल्ट आएगा फिर मेंस की तैयारी करेंगे, है ना, मेंस का रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। ऐसे बैंक की तैयारी नहीं होगी। ये पेपर में आपका 20-20 दिन में अगले प्रोसेस पे आप आ जाते हो। 20 दिन बाद रिजल्ट आ गया, 10 दिन बाद कॉल लेटर आ गया, 20 दिन बाद अगला पेपर हो गया। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। अभी मैं आपको एक बैच हमारा जो स्टार्ट हुआ है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी, बट पहले जरा इस नोटिफिकेशन के ऊपर गौर कर लेते हैं। तो एक तरह से आप लगा लो कि आपका जो ऑनलाइन पेपर है वो अगस्त में होना है, और अगर आपका ऑनलाइन पेपर प्रिलिमिनरी एग्जाम अगस्त में होना है तो यानी जून जुलाई अगस्त, है ना, 2 महीने पूरे पूरे आपके पास है। अब अगस्त की किस डेट को होता है उस हिसाब से देखते हैं अगस्त के कितने दिन मिलते हैं, बट आपके पास 2 महीने पूरे पूरे हैं। 2 महीने में अच्छे से आप अपनी रीजनल रूरल बैंक की तैयारी कर सकते हैं। ओके अच्छा, अब इसके बाद अब बच्चे जो है पोस्ट आपकी कौन कौन सी है। आपकी पोस्ट है एक तो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ये होता है आपका क्लर्क, इसको क्लर्क बोलते हैं, असिस्टेंट। ठीक है, इनका एग्जाम क्या होगा बच्चे, इनके 2 एग्जाम होंगे। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम जो है वो 2 फेसेस में होगा, पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम। तो आप जो है पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम देंगे और फिर उसके बाद आप मेंस का एग्जाम देंगे। For the post of office assistant multi-purpose, candidates who will qualify in preliminary exam and shortlisted will have to appear for main exam. प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, और अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं तभी आपका मेंस का कॉल लेटर आएगा। ये बात समझिए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो असिस्टेंट का पेपर है, आपका जो क्लर्क का पेपर है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। आपकी इस बार जो रीजनल रूरल बैंक की नोटिफिकेशन आई है उसमें आपकी ऑफिसर पोस्ट भी है और असिस्टेंट पोस्ट भी है। जो असिस्टेंट पोस्ट का पेपर होता है उसमें प्रिलिमिनरी मेंस खत्म, और जो आपकी ऑफिसर पोस्ट होती है उसमें प्रिलिमिनरी मेंस और इंटरव्यू होता है। तो आप बैंक के किसी भी ऑफिसर पोस्ट के लिए पेपर भरोगे तो इंटरव्यू होगा, पर अगर आप किसी भी क्लर्क या असिस्टेंट पोस्ट का पेपर भरेंगे तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर उसने आपको बोला कि ऑफिसर स्केल 1 में भी यही है आपका कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम जिनका क्वालिफाई होगा और शॉर्टलिस्ट होंगे वो मेंस एग्जाम में आएंगे, और जो मेंस एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होंगे उनको एक कॉमन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर उनका एक इंटरव्यू होगा
और यही चीज आपकी ऑफिसर स्केल 2, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट और स्केल 3 पे भी लगती है। आपके जो हैं, एक तो देखो असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, और ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3, इनके लिए फॉर्म भरोगे तो प्रिलिमिनरी के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। पर अगर आप असिस्टेंट का पेपर भर रहे हो उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। आप प्री एग्जाम देते हैं, प्री एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई हुआ है, प्री में जितने भी नंबर है फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए 40 कट ऑफ गई है, आपके 50 नंबर है, आपके दोस्त के 80 नंबर है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, दोनों फायदे में हो क्योंकि दोनों ने कट ऑफ स्कोर कर ली। प्रिलिमिनरी एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद होता है आपका मेंस का एग्जाम। मेंस के एग्जाम के स्कोर गिने जाते हैं, ठीक है। असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं तो सिर्फ मेंस का स्कोर आपका गिना जाएगा और आपकी सिलेक्शन पता लग जाएगी, आपका मेरिट में कहां पे नाम है। और अगर आप ऑफिसर पोस्ट दे रहे हैं तो ऑफिसर पोस्ट में आपका मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी होगा और उसमें आपकी वेटेज जो है वो 80:20 की है, यानी 80% वेटेज आपकी मेंस एग्जाम की रहेगी और 20% वेटेज आपकी इंटरव्यू की रहेगी। ओके, 80% वेटेज आपकी मेंस एग्जाम की है और 20% वेटेज आपके इंटरव्यू की है। ओके, अब एज के रिगार्डिंग उन्होंने क्या बताया है, एज के बारे में उसने क्या बताया है। देखो अब मैंने आपको बताया अलग अलग जितनी भी पोस्ट है आपकी नोटिफिकेशन में, जो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले तो एज ऑन देख लीजिए। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो बताइए हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो है 1 जून 2024। तो अगर 1 जून 2024 इस तारीख को अगर आपकी उम्र 18 से 28 साल है तो आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का पेपर भर सकते हैं। ओके, इसी तरह से ऑफिसर मैंने बताया 3 तरह के हैं, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, स्केल 3। स्केल 1 तो आपका असिस्टेंट मैनेजर है, स्केल 2 आपका मैनेजर है और स्केल 3 में आपके सीनियर मैनेजर है। ओके, अच्छा, ऑफिसर स्केल 1 का पेपर भरते हो तो उम्र आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। स्केल 2 का पेपर भर रहे हैं तो आपकी उम्र 21 से 32 साल होनी चाहिए और अगर आप स्केल 3 का पेपर भर रहे हैं तो आपकी उम्र 21 से 40 साल होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये एज बढ़ती क्यों जा रही है, असल में क्या हो रहा है कि ये जो स्केल 3 है इसमें एक्सपीरियंस भी थोड़ा ज्यादा मांगा हुआ है। तो अब अगर आपसे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो फिर उनको मैक्सिमम एज भी तो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो जॉब एक्सपीरियंस मांग रहे हैं यहाँ पर, बट हाँ असिस्टेंट में कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, ऑफिसर स्केल 1 में कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, स्केल 2 और स्केल 3 में वो जॉब का एक्सपीरियंस भी आपसे मांग रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखो अब यहाँ पे आपको मैं एक एक पोस्ट की अलग अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन बता रही हूँ। प्रवीण जी पूछ रहे हैं दोनों फिल कर सकते हैं। देखो दोनों कौन से दोनों, एक तो आप असिस्टेंट और ऑफिसर का भर सकते हो, आप दोनों पेपर भर सकते हो, पर आप ये नहीं कर सकते कि ऑफिसर स्केल 1 भी भर दो और स्केल 3 भी भर दो। ऑफिसर का एक ही फॉर्म भरोगे आप, या तो स्केल 1 भरो या स्केल 2 भरो या स्केल 3 भरिए, ठीक है। पर ऑफिसर के साथ साथ आप असिस्टेंट का जो फॉर्म है वो भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। बट ये मत करना कि आप सोचो असिस्टेंट भी भर देते हैं, स्केल 1 भी भर देते हैं, स्केल 2 भी, स्केल 3 भी, ये पॉसिबल नहीं है। असिस्टेंट का भर लो और ऑफिसर में से सिलेक्ट कर लो आप कौन सा स्केल भरना चाहते हो, इनमें से कोई एक स्केल का भर लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखो मैं सबसे पहले तो जो आपका असिस्टेंट पोस्ट है, एज आपको मैंने बता दी आपकी कितनी होनी चाहिए। आपका जो असिस्टेंट पोस्ट है उसके लिए क्या चाहिए, बस आप बैचलर होने चाहिए, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आर्ट्स है, कॉमर्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, सब चलेगा, बस आपकी डिग्री होनी चाहिए। मार्क्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, बस पास होनी चाहिए आपकी, और कहां से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, दूसरी बात प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। देखो रीजनल रूरल बैंक का पेपर है तो आपकी, अब देखो रीजनल रूरल बैंक होते क्या है, ग्रामीण बैंक है ना, तो वहां की लोकल लैंग्वेज तो आनी चाहिए, वहां के
रूरल एरियाज के आसपास ये बैंक्स बने होते हैं, तो वहां के लोग जो लोकल लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे, आपको भाषा ही नहीं समझ आएगी, तो फिर क्या फायदा आपकी नौकरी का। तो वहां पे ऐसे में रीजनल रूरल में आपको जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। वो सारी उन्होंने नोटिफिकेशन में बताई है कि अगर आप इस स्टेट का भरते हैं तो आपका जो है कौन सी लैंग्वेज चल सकती है, वो सारा आपको एक नोटिफिकेशन में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, और डिजायरेबल है बच्चे, जरूरी नहीं है, डिजायरेबल है कि वर्किंग नॉलेज हो। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि कल को नौकरी करोगे, आप ही को दिक्कत होगी, तो वर्किंग नॉलेज भी होनी चाहिए जिससे आपकी नौकरी करनी आसान हो जाएगी। ये डिजायरेबल है, वो जिद नहीं कर रहे कि हाँ ये सर्टिफिकेट हमें दो, ठीक है, वो आपको बस सलाह दे रहे हैं कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, नहीं आता तो सीख लो ताकि नौकरी तक आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। पर अगर आपको नहीं चलाना आता, आपको नौकरी से कोई निकाल नहीं रहा। डिजायरेबल का ये मतलब है, ओके, डिजायरेबल मतलब अच्छा रहेगा अगर आप कंप्यूटर चलाना सीख ले तो। अच्छा, ये प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज जो है, हाँ जी, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल, हाँ जी प्रवीण, उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चे असिस्टेंट का पेपर भरना है तो आपको बस एक डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, बस, और कुछ आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। उसके बाद स्केल 1 का अगर आप भरते हो तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कोई भी बैचलर चलेगी। उसके बाद प्रेफरेंस दी जाएगी। अब देखो, ऑफिसर के पेपर में जब ये लिख देता है ना प्रेफरेंस दी जाएगी, तो आप सोचते हो प्रेफरेंस कैसे देंगे। असिस्टेंट में ये बात नहीं बोली, क्योंकि असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होना, ऑफिसर वाले में इंटरव्यू होना है। तो जब आपका इंटरव्यू होता है ना, तो वो पूरा आपका सर्टिफिकेट देखते हैं, और अगर उनको लगता है कि आपको आपकी जो डिग्री है वो एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है, फॉरेस्ट्री में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, वेटरनरी में है, इंजीनियरिंग में है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, अगर आपकी इसमें डिग्री है तो इंटरव्यू के दौरान ना थोड़े एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं, बस ये होता है। तो ये जब प्रेफरेंस बोली जाती है ना, बच्चे कहते हैं मैम कैसे देंगे प्रेफरेंस, तो बच्चे ये प्रेफरेंस वाली बात वो हमेशा ऑफिसर पोस्ट में बोलते हैं, क्योंकि उसमें इंटरव्यू होता है, तो वो इंटरव्यू में रखा होता है उन्होंने कि आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होना है, उसमें वो कह देंगे कि जिसके पास ये है उसको हम 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे, जिसके पास ये है उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे, जिसने मास्टर्स कर रखी है, आपकी थोड़ी क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है, उसके थोड़े नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, है ना। तो वहां पे पैरामीटर सेट होते हैं, तो वो इंटरव्यू में देख लेते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्कोर आपका हो जाता है, प्रेफरेंस इस तरह से मिलती है। और उसके बाद प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज में चाहिए, और डिजायरेबल है कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आजकल तो देखो नौकरी करनी है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए आपको। उसके बाद जर्नल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2, वो जो ये वाली पोस्ट अगर आप भरने का सोच रहे हो तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, बट उसने यहां नंबर बता दिए कि कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अभी तक नहीं बोला था, अब इसके लिए फॉर्म भरना है तो 50% नंबर आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। बाकी वो प्रेफरेंस वाली बात यहाँ फिर से बोली जा रही है कि इन लोगों को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, हाँ जी। अब जो ऑफिसर स्केल 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, उनकी पोस्ट के लिए यहां पर देखो, अगर आप आईटी ऑफिसर का भरना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो है बैचलर डिग्री जो है वो किसमें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे आपने बीटेक या नॉन मेडिकल कर रखी हो, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन आईटी में, या उस तरह के किसी में। डिजायरेबल है कि अगर आपका, ये डिजायरेबल है बच्चे ध्यान दीजिए, डिजायरेबल है कि आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एएसपी, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, वीसी, ओसीपी, इन सब में, ठीक है, 1 ईयर का, ओके, सर्टिफिकेट, ये डिजायरेबल है। और यहां पे उसने आपको बोला कि 1 ईयर इन द रेलेवेंट फील्ड, मतलब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका आईटी ऑफिसर का होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सीए का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बस सीए होनी चाहिए आपके पास, और 1 साल आपने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम किया हो। अगर आप लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं, लॉ ऑफिसर का फॉर्म भरना है, तो आपके पास एलएलबी होनी चाहिए, चाहे वो बीए एलएलबी हो, या फिर आपकी सिर्फ एलएलबी, या फिर बीकॉम एलएलबी, ठीक है, कुछ भी।
मिनिमम 50% नंबर के साथ, और साथ साथ आप 2 साल एडवोकेट रहे हो या फिर आपने लॉ ऑफिसर की तरह काम किया हो किसी बैंक में, ठीक है, 2 साल मिनिमम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ऑफिसर स्केल 2। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर, ट्रेजरी मैनेजर बनना है तो सीए हो रखी हो या एमबीए आपकी फाइनेंस में होनी चाहिए और 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। मार्केटिंग ऑफिसर का पेपर भरना है तो एमबीए होनी चाहिए मार्केटिंग में, ठीक है, और 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। एग्रीकल्चरल ऑफिसर का पेपर भरना है तो बैचलर डिग्री जो है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी आपकी होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस वो मांगता है आपसे इसके लिए, ठीक है जी। तो ये है आपकी सारी क्वालिफिकेशंस। अच्छा, जो आपका स्केल 3 है यानी सीनियर मैनेजर, उसके लिए उनकी क्या डिमांड है, जिसकी उम्र मैक्सिमम मैंने बताई थी 40 साल है, तो आपकी बैचलर डिग्री किसी भी उसमें होनी चाहिए फील्ड में, पर कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। प्रेफरेंस दी जाएगी डिग्री या डिप्लोमा जिनके पास बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह का होगा, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कम से कम ऐसे बंदे ने 5 साल काम किया हो किसी बैंक में ऑफिसर, या फिर किसी सरकारी दफ्तर में, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है जी। तो ये है ऑफिसर स्केल 3 की डिमांड। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपके कुछ सवाल जो मुझसे बच्चे पूछ रहे थे उनका जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ। कि बच्चे कहते हैं मैम मैं लास्ट ईयर में हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो देखिए उन्होंने साफ साफ क्लियर बोल दिया है कि ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी हो, एंड आपका रिजल्ट जो है वो 27 जून से पहले डिक्लेयर हो गया हो। यदि आपका रिजल्ट 27 जून तक डिक्लेयर्ड है, 27 जून क्या है आपके फॉर्म भरने की आखिरी डेट, तो मान लो 26 को आपका रिजल्ट आया ग्रेजुएशन का, तो फटाफट से फॉर्म भर देना। 27 को ही रिजल्ट आया, फटाफट से फॉर्म भर देना, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 26-27 को रिजल्ट आ जाएगा, है ना, तो एक बार फॉर्म भर लेना, ठीक है, फिर देखेंगे। तो बात यह है कि आपका जो रिजल्ट है वो 27 जून 2024 तक आ गया है, चाहे आप लास्ट सेमेस्टर में हो या लास्ट ईयर में हो। इस तारीख तक अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, पूरा लास्ट ईयर का कंप्लीट रिजल्ट आ गया है आपका ग्रेजुएशन का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद हाँ जी, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज वो आपसे पूछ रहा है। लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी जो मैंने आपको बताई है, अभी मैंने शुरू में आपको असिस्टेंट की बात करी थी और एक ऑफिसर स्केल 1 की बात करी थी, जिसमें कि वो भाषा की बात कर रहा था, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज की बात कर रहा था। तो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज के बारे में उसने क्या बोला है कि यहाँ पे फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, proficiency in local language as specified below shall be an essential qualification। अब बच्चे कह रहे हैं, कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि मैम मेरे पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो ये आपको ये जो मैं बता रही हूं ना, ये इनकी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ, आपके मन में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने, जो भी लैंग्वेज आप लोकल लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हैं, जिन्होंने उस भाषा को 8वीं क्लास तक पढ़ा है, ठीक है, 8वीं क्लास तक का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, कि सपोज आपने पंजाबी भरा है, ये देखो रोशन जी पूछ रहे हैं, है ना, अगर आपने मान लो 8वीं क्लास तक पंजाब का कोई आप बैंक का भर रहे हो और आपने पंजाबी 8वीं क्लास तक कर रखी है और उसका सर्टिफिकेट है, तो बढ़िया, लिख दो कि आपकी ये क्वालिफिकेशन सेट हो गई है, ठीक है। या फिर 8वीं के बाद, 8वीं तक का कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, 8वीं के बाद आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो जो ये कहे कि आपने 8वीं के बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो आप उसको वहां पे मतलब सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और जहां पे कैंडिडेट की ये लोकल लैंग्वेज की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, आपकी सिलेक्शन के टाइम तक अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको वो 6 महीने का समय देंगे, 6 months का टाइम देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू एक्वायर द प्रोफिशिएंसी। तो बच्चे सर्टिफिकेट है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है,
बट अगर देखो आपके पास टाइम तो देखो बहुत कम है ना, आप इस दौरान अगर आप सर्टिफिकेट आपका बन सकता है, मतलब कि आप कोई, जैसे कि कई सारे होते हैं है ना, ओपन बोर्ड बहुत सारे होते हैं कि वहां से आप फटाफट से पेपर देके अपना वो सर्टिफिकेट उस लोकल लैंग्वेज का बनवा सकते हो, है ना। अगर आपका वो बन सकता है तो बनवा लो, और अगर नहीं हो पा रहा है, वो आपको समय देने को तैयार है। उसने बोला है कि he will be given a time of 6 months from the date of joining to acquire the proficiency। आपको सिलेक्शन के बाद 6 महीने का समय देंगे। सिलेक्शन जनवरी में, तब तक भी अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको और 6 महीने का समय मिल जाएगा कि आप जो है, और वो एक्सटेंड भी हो सकता है, वो बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है, बट आप जो है प्रोबेशन पीरियड से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करवा सकते। आपके प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको वो लैंग्वेज का जो है आपको प्रोफिशिएंसी लानी पड़ेगी। आपको पूरी तरह से वो कोऑपरेट करने को तैयार है, तो आप बेझिझक होकर फॉर्म भरिए यदि आपके पास लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है मैम, सिर्फ मेरी ग्रेजुएशन में है तो यस कर दूं, कर दो, लिखा तो हुआ है उसने और एनी लेवल अबव 8, तो ये ग्रेजुएशन ही तो है। ठीक है, तो ये आपका लैंग्वेज की जो कंफ्यूजन थी, उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अच्छा, सबसे बड़ा धमाका जो इस बार की नोटिफिकेशन में हुआ है वो इस डॉलर ने की है। एग्जाम पैटर्न में कोई फर्क नहीं है, वही जैसे पहले होता था कि आपका जो पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि इन 2 पोस्ट्स के लिए होता है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल 1 के लिए, तो वही आपका प्रिलिमिनरी में सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आता है। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम आपका लोकल लैंग्वेज के हिसाब से रहता है कि जैसे इंग्लिश हिंदी तो होता है, इंग्लिश भी होगा हिंदी भी होगा। ठीक है, और अगर आप जैसे पंजाब का कोई भर रहे हो तो पंजाबी भी होगा, है ना, बट इंग्लिश और हिंदी तो कम से कम लोकल लैंग्वेज आपकी रहेगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपका जो है ऑफिस असिस्टेंट में 40 सवाल रीजनिंग के, 40 आपके मैथ्स के, 80 सवाल, हर सवाल 1 नंबर का, 80 नंबर का पेपर, और आपको इकट्ठा टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। ये आपका पुराना पैटर्न है, और इस बार की नोटिफिकेशन में भी उन्होंने यही बोला। पर ये आ गई खतरनाक चीज, ये डॉलर क्या है, डॉलर कह रहा है कि IBPS रिजर्व्स द राइट टू मेक द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट सेपरेट फॉर ईच टेस्ट। RBI जो है, IBPS जो है, वो आने वाले समय में शायद से आपकी सेक्शनल कट ऑफ कर दे, शायद से आपकी सेक्शनल कट ऑफ हो जाए, अभी तक नहीं है, बट उसने कह दिया है कि रिजर्व्स द राइट टू मेक। क्योंकि यहां पे अब ये प्रॉब्लम आ रही है हर बच्चे को, बच्चे कह रहे हैं कि मैम कहीं दिखा ही नहीं हमें तो, और सारे कह रहे हैं, शोर पड़ा हुआ है कि आपका पेपर जो है वहां पे सेक्शनल कट ऑफ आ रही है। तो उन्होंने नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि IBPS जो है वो ड्यूरेशन अलग अलग कर सकता है, और अगर ऐसा होगा आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाएगा इंफॉर्मेशन हैंडआउट में। ओके, गुड मॉर्निंग सुरेश, लेट हो गए, कोई बात नहीं, आगे का सेशन सुनिए ध्यान से। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये नोटिफिकेशन में जो आपको पैटर्न अभी तो फिलहाल यही है, पर अगर कुछ चेंज होता है तो IBPS की वेबसाइट पे प्रॉपरली मेंशन किया जाएगा। हम भी आपको बताते रहते हैं ऐसी बातें। ठीक है, तो ये आपका है ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल 1 का प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो आपको सिर्फ क्लियर करना है, बिल्कुल सेम है, कोई खास फर्क नहीं है, बस इतना है कि यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना, और यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़ा आसान वाला मैथ्स आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थोड़ा आपका टॉपिक वाले मैथ्स जो है थोड़ा हल्का सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट वैसे रीजनल रूरल बैंक का ओवरऑल पेपर अगर मैं बताऊं मुश्किल नहीं है, ये बात उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। और उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट का जो मेंस एग्जाम है उसमें देखो रीजनिंग और मैथ्स तो फिर से आ ही रहा है, रीजनिंग भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है, मैथ्स भी आ रहा है। उसके बाद आपका कंप्यूटर होगा, जर्नल अवेयरनेस होगा, और इंग्लिश और हिंदी में से आपने चूज करना होगा। आप जो है इंग्लिश भाषा के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं कि हिंदी भाषा के सॉल्व करना चाहते हैं, वो आपको ऑप्शन होगा चूज करने का। आपने इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करना है कि हिंदी का अटेम्प्ट करना है। तो आप अगर रीजनल रूरल बैंक का पेपर दे रहे हैं ना, और आपकी इंग्लिश नहीं, आप हिंदी में कंफर्टेबल है, तो आप इस पेपर को बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि बाकी जो आपके आईबीपीएस के पेपर होते हैं वहां पे आपका कम से कम इंग्लिश का जो सेक्शन है वो तो आपको करना ही पड़ता है, पर यहाँ आप उससे बच सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इंग्लिश की लैंग्वेज में आंसर्स देने हैं कि आपने हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, ये आपका मेंस का पेपर है जो कि 200 सवाल 200 नंबर। ठीक है, हर सवाल देखो, रीजनिंग के 40 सवाल, 40 कंप्यूटर, 40 जीके आपके, इसी तरह से 40 आपके मैथ्स के, और 40 आप जिस भी भाषा को ऑप्ट करेंगे। पर इनके नंबर थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैथ्स में आपके नंबर 50 है और रीजनिंग में 50 है, यानी कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 1.5 नंबर के भी आएंगे। बाकी कंप्यूटर में एक सवाल आपका आधे नंबर का होता है, और जनरल अवेयरनेस का एक सवाल आपका 1 नंबर का होता है, और लैंग्वेज का भी एक सवाल आपका 1 नंबर का होता है। और इसका आपका पूरा टाइम जो आपको मिलेगा 2 घंटे का मिलेगा। पर ये देखो, ये डॉलर यहाँ पर भी है कि इसमें भी आपका जो है वो बाद में हो सकता है आपको इन्फॉर्म कर देंगे, हो सकता है कि सबकी सेक्शनल टाइम लिमिट जो है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है जी, ये है आपका पैटर्न। अच्छा, अब ये आपका प्री और मेंस का हो गया। ठीक है, अब जो आपका ऑफिसर स्केल 1 है, ऑफिसर स्केल 1 का पैटर्न क्या है, देखिए आपका वही रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे मैथ्स की जगह वहां न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। और इंग्लिश और हिंदी में से आप चूज कर सकते हैं कौन सी भाषा का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वही 200 सवाल 200 नंबर, इकट्ठा टाइम 2 घंटे का। पर बाद में हो सकता है कि वो जो है सेक्शनल टाइम लिमिट दे दे। सेक्शनल टाइम लिमिट का मतलब पता है क्या है, कि अभी तो वो कह रहे हैं कॉम्पोजिट टाइम पूरा 2 घंटे का समय मिल रहा है। सेक्शनल टाइम लिमिट का मतलब होता है कि हो सकता है हर सेक्शन की अलग अलग टाइम लिमिट मिल जाए, कि रीजनिंग का पेपर जो है मान लो आधे घंटे का हो रहा है, अगला पेपर आपका 20 मिनट का हो रहा है, तो आपका रीजनिंग का सेक्शन केवल आधे घंटे के लिए ओपन होगा। उसमें जितने क्वेश्चन हो गए, उसके बाद वो लॉक हो जाएगा और फिर अगले सेक्शन की बारी आएगी। ये होता है सेक्शनल टाइम लिमिट, जो कि आईबीपीएस के सभी पेपर्स में फॉलो होता है। केवल आपका रीजनल रूरल बैंक का पेपर है जिसमें कि आपका कॉम्पोजिट टाइम अभी भी चल रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका है ऑफिसर स्केल 1 का पैटर्न। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईबीपीएस जो है वो कभी भी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है, कभी भी स्ट्रक्चर बदल सकता है, ड्यूरेशन बदल सकता है पेपर की, और कोई भी चेंज अगर होगा वो ऑथराइज्ड इनकी जो आईबीपीएस की वेबसाइट है www.ibps.in पे बताया जाएगा। और कोई और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग, वो इंफॉर्मेशन हैंड आउट में दे दी जाएगी। ठीक है, जो कि इनकी वेबसाइट है वहीं पे अपलोड होगा। ओके, और ये जो है आप जब कॉल लेटर डाउनलोड करते हैं उसके साथ एक बार इंफॉर्मेशन हैंड आउट जरूर डाउनलोड किया करो, जिसमें कुछ भी अगर चेंजेस है तो वो बता देंगे इसी इंफॉर्मेशन हैंड आउट में। ओके, अभी फिलहाल तो देखो पुराने वाला पैटर्न ही चलेगा जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है, पर वो कह रहा है कि आईबीपीएस हो सकता है। देखो आईबीपीएस अब देखेगा ना कितनी एप्लीकेशंस आएंगे, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि वो पैटर्न को चेंज करेगा कि नहीं। ओके, अच्छा, अब ये जो आपका ऑफिसर स्केल 2 है, इसका सिंगल पेपर होता है, इसमें प्री मेंस नहीं है, इसका एक सिंगल पेपर होगा और उसके बाद आपका सीधा इंटरव्यू होगा और दोनों का मिलाकर आपका स्कोर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका ऑफिसर स्केल 2 है, इसमें भी आपका देखो वही रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया, और इंग्लिश हिंदी में आपके पास चॉइस होती है। वही 200 सवाल 200 नंबर और कॉम्पोजिट टाइम होगा 2 घंटे का। उसके बाद आपका ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट वाला, उसमें आपका एक नया सेक्शन ऐड हो जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का। जैसे कि लॉ ऑफिसर भर रहे हो तो लॉ के सवाल आपके होंगे, है ना। सीए वाला भर रहे हो तो आपके सीए के सवाल होंगे, मार्केटिंग मैनेजर का भर रहे हो तो मार्केटिंग के सवाल होंगे। बाकी रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में आपके पास चॉइस है, कंप्यूटर और क्वांट, ये सब मिला के 240 सवालों का पेपर, 200 नंबर का पेपर, और पूरा टाइम आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। 40 सवाल थोड़े बढ़ गए हैं ना, तो 2.5 घंटे का समय मिलेगा। बाकी यहाँ भी वो डॉलर लगा दिया कि आपका जो आईबीपीएस है वो बाद में हो सकता है कि इनका सेक्शनल टाइम लिमिट कर दे।
ऑफिसर स्केल 3 में भी आपका कुछ ऐसा ही है, रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी में से आप ऑप्ट कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन 200 सवाल, 200 नंबर, 2 घंटे का समय, जो बाद में हो सकता है सेक्शनल टाइम लिमिट हो जाए। ओके, तो बच्चे ये था आपका ओवरऑल रीजनल रूरल बैंक की नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपको बतानी थी। तो पहले मुझे आप बताइए आपके जो भी मन में सवाल है। तो अब आप समझ चुके हैं कि देखो आईबीपीएस का जो रीजनल रूरल बैंक का पेपर है ना, ये आपका ऐसा एग्जाम है जो बैंकिंग के बाकी सभी एग्जाम्स में से सबसे आसान है। और यही कारण है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो भी रीजनल रूरल बैंक का पेपर भर सकता है। ठीक है, भरने को तो आप कोई भी पेपर भर सकते हो, पर बात यह है कि तैयारी जो आप तैयारी करेंगे वो तैयारी आपकी एसएससी वाली यहां काम आएगी। तो क्योंकि आपका देखो बैंकिंग में आरआरबी का सबसे आसान पेपर होता है, तो इसीलिए आप अगर एसएससी की तैयारी कर रखी है वो आपकी इसमें भी काम आ जाएगी, क्योंकि इसमें इजी लेवल का आता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बट आपका जो है एसएससी वाला सिलेबस आपने जो पढ़ा है वो आपकी पूरी मदद करेगा रीजनल रूरल बैंक के इस पेपर की तैयारी में। तो अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। और ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये पेपर बड़ा फास्ट है। जून में नोटिफिकेशन आई और आपका अगले 2025 के जनवरी में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 6-7 महीने में सब पता लग जाएगा, है ना। तो सिलेबस का कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है ना। बट फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो है एक बैच है बैंकिंग स्पेशल बैच नंबर 30, जिसमें कि हम 2024 के सभी प्री और मेंस एग्जाम को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। सिर्फ रीजनल रूरल बैंक नहीं, उसके आगे भी कोई इंश्योरेंस का पेपर आता है या आपका बैंक का कोई पेपर आता है, उन सभी पेपर्स के लिए ये बैच है आपके लिए, जो कि रीजनल रूरल बैंक, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, इन सभी पेपर्स को कवर करेगा। और ये क्लर्क और पीओ दोनों पोस्ट की तैयारी आपको करवाएगा। लाइव क्लासेस भी रहेंगी और आपकी वीओडी मतलब वीडियो ऑन डिमांड भी हम आपको देंगे। और ये बैच 27 मई से ऑलरेडी स्टार्टेड है। इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल की है। कोर्स आपका 1 साल के लिए वैलिड है। ओके, और इसकी फीस अभी हमने बहुत कम कर रखी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आई है तो बच्चे चाह रहे थे इस बैच को ज्वाइन करना, है ना। बहुत बच्चे चाह रहे थे, पर वो कह रहे थे कि फीस थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, तो हमने थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। जो कि कोर्स हमारा 3999 का था, उसको हमने कर दिया है 1699 का, ताकि कोई भी बच्चा जो है उसको प्रॉब्लम ना हो इस बैच को लेने में, क्योंकि हम इस बैच में पूरी जी जान से तैयारी आपकी करवा रहे हैं, ताकि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहते हो, कई बच्चे कहते हैं कि मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैंने कभी बैंक का पेपर नहीं दिया, कभी देखा नहीं, अभी सोचा कि मैं बैंक का पेपर भरूं, और या फिर अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, तो ऐसे बच्चे जो है उनका भी पेपर क्लियर हो, है ना। हम इस बैच में आपको पूरा बेसिक से करवाते हैं। और हम देखो हर सब्जेक्ट की डेली क्लासेस आपको दी जाएंगी, ताकि आप जो है समय में आपका सिलेबस भी पूरा हो और साथ ही साथ आपकी पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हो जाए। और इसीलिए इस बैच को मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि अगर आप इस पेपर को भरने का सोच रहे हैं, जो मैं कहूंगी मौका नहीं गंवाना है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है रीजनल रूरल बैंक की। क्योंकि एक तो इसका ये फायदा होता है कि अगर आप असिस्टेंट का भर रहे हो ना, आपकी पोस्टिंग आप पहले ही चूज कर लेते हो आपको किस स्टेट में चाहिए, है ना। पोस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपका यहाँ पे बहुत सही। और ऊपर से दूसरी बात एक और आपको मैं बताना चाहूंगी कि एग्जाम जो है ये आसान है। बैंकिंग का सबसे आसान एग्जाम है रीजनल रूरल बैंक। और ये एक ऐसा एग्जाम है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो भी भर सकता है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो भी भर सकता है, या कोई और एग्जाम की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, या रीजनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, हर बच्चा आईबीपीएस रीजनल रूरल बैंक की तैयारी आराम से कर पाएगा, क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। ये एग्जाम आपका जो है सबसे आसान एग्जाम है आईबीपीएस का। ओके, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो सारी यूज हो जाएगी, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा देखो पढ़ना पड़ेगा। बैंक का पेपर है
तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, आपने ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रखी है तो भी, या कोई ऐसा बच्चा जिसने कभी कोई तैयारी नहीं करी है वो भी, हर बच्चे की मदद करेगा ये हमारा बैंकिंग स्पेशल बैच नंबर 30, जो कि हमारी पूरी टीम, मैथ्स आशीष सर, इंग्लिश सतेंद्र सर, रीजनिंग मैं यानी कि तन्वी मैम, जनरल अवेयरनेस राशिद सर और कंप्यूटर यातेंद्र सर, ये हमारी पूरी टीम है जो आपको सिर्फ प्री नहीं, प्री के साथ मेंस की तैयारी भी करवाएगी। ओके, और ये कोर्स जो है ये हमारा 1699 का है, पर ये सिर्फ 15 जून तक है। अगर आप 15 जून तक इसकी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपको ये 1699 में मिल जाएगा, पर यदि आप 15 जून से डिले करोगे, बच्चे मैं फीस की वजह से नहीं कह रही हूँ, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि अब डिले करने का समय नहीं है, क्योंकि अगस्त में आपका रीजनल रूरल बैंक का प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है। तो अब देरी नहीं करनी है और जल्दी से इस बैच को लेना है ताकि तैयारी भी अच्छे से हो सके और थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा डिस्काउंट भी आपको मिल सके, क्योंकि 15 जून के बाद रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये बैच आपका वापस से 3999 का हो जाएगा। तो क्यों इतना पैसा खर्चना हमने, हम जब कम पैसे में बढ़िया टीम के साथ अपनी बैंकिंग तैयारी कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि ये जो टीम है ये कैरियर विल की बेस्ट टीम है जो आईबीपीएस के एग्जाम्स को आपको प्रिपेयर करवा रही है, ठीक है। तो देरी नहीं करनी है, जल्दी से हमारी वेबसाइट पे जाइए www.careerwill.com, वहां पे जाके इस बैच को परचेज करिए, रजिस्टर करिए और साथ ही साथ हमारी ऐप को भी डाउनलोड करिए, ताकि आप जो है ऐप पे भी हमारे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जिन बच्चों ने नहीं डाउनलोड कर रखी है। आगे बच्चों को भी रेकमेंड करिए, है ना, स्टूडेंट्स को भी बताइए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, पेपर क्लियर करना चाहते हैं, बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं है कैसे करें। तो हम इस बैच में आपको किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस हमारी ऐप पे आना है और इस बैच की क्लासेस का जो जो टाइम शेड्यूल्ड है उस टाइम पे आइए, क्लासेस लगाइए, वही आपकी तैयारी है। उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आपको करना होगा, जो होमवर्क करना है वो भी हम ही आपको देंगे। ओके, तो बताइए कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इस एग्जाम से या इस बैच के रिगार्डिंग अगर आपको है तो। मैम वो लैंग्वेज, रोशन बच्चे टिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिक कर दो। स्पीक, रीड, राइट, स्पीक तीनों पे कर दो इंग्लिश में। इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं है, कोई बात नहीं, फ्लुएंसी होना प्रॉब्लम नहीं होता है। समझ, आपके पास एक कस्टमर आया है, उनका मेन कंसर्न क्या है, लैंग्वेज का। आप बैंक में बैठे हो, कैशियर की विंडो पे हो, आपके सामने कोई बंदा आया, उसकी भाषा तो समझ लोगे, खुद फ्लुएंसी से नहीं बोलोगे, सामने वाले की भाषा तो समझ लोगे ना, ठीक है। तो आप रीड पे भी टिक करिए, राइट पे भी टिक करिए और स्पीक पे भी टिक करिए, ठीक है। समझ सकते हो और थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा हकलाकर बोल भी सकते हो, है ना। अगर फ्लुएंसी नहीं है तो थोड़ा रुक रुक के बोल लोगे, कोई बात नहीं, भाषा बोलनी तो आती है ना, तो आपने टिक करना है। हाँ जी, और बताइए कोई डाउट है तो, और कोई कंफ्यूजन या आपके मन में कोई भी सवाल है तो बताइए मुझे जल्दी से। हाँ जी, और कोई कंफ्यूजन या सवाल अगर आपके मन में है किसी भी बच्चे के। बच्चे रीजनल रूरल बैंक की जो है ना, अगर आप पोस्ट देखोगे, है ना, वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो आप सारे बैंक्स का बताया हुआ है किस बैंक की कितनी वैकेंसीज है। एक बार आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाओ, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है ना, पर उसकी नोटिफिकेशन के लास्ट में ना वैकेंसीज आप देखिए एक बार, और आप जो है जिस स्टेट का भी भरने का सोच रहे हो उससे कंपेयर करके देखिए, और आप तब समझ पाएंगे कि कौन सा आपके लिए सही है फॉर्म भरना, है ना। और ये आपके जैसे कि कई एक्स सर्विसमैन होते हैं वो बहुत भरते हैं इस फॉर्म को। एक्स सर्विसमैन ज्यादातर आर्मी वाले लोग जो होते हैं, जो आर्मी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, वो उसके बाद जो है इन फॉर्म्स को भर के उनको होता है हमें होम पोस्टिंग चाहिए, और अपना ये फॉर्म भरते हैं असिस्टेंट का और मजे से अपना आगे का टाइम बिताते हैं, है ना। तो ये आप जो है इस फॉर्म को भरोगे ना अगर आप, तो आप जो है आगे के बैंकिंग के और भी जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो पीओ का एग्जाम। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने पीओ की तैयारी करनी है, हमने ये रीजनल रूरल बैंक की तैयारी नहीं करनी। बच्चे एक बात बोलूं, फॉर्म भर दो। आपको, चलो आपने रीजनल रूरल बैंक का अगर ज्वाइन नहीं भी करना, आपको दिख तो जाएगा पेपर होता कैसे है ना। तो आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको भी बोलूंगी फॉर्म भरो।
आप चाहे आरआरबी की बजाय आप चाहते हो कि आप किसी बैंक में, एसबीआई में या पीएनबी में आप पीओ लगो, आपको लगता है कि नहीं रीजनल रूरल बैंक का मैंने नहीं भरना, मैं कहूंगी फॉर्म भरो। क्यों भरो? क्योंकि पेपर पता लग जाएगा कैसा सा होता है। लेना तो आईबीपीएस नहीं है ना आपका, एसबीआई का भी पीओ का पेपर तो आईबीपीएस ही लेगा, तो आईबीपीएस के किसी और पेपर को अटेम्प्ट करके तो देखो कैसे पेपर लेता है वो। तो आप सभी ने इस फॉर्म को भरना है, मौका नहीं गंवाना है। और पता है क्या, सारे बैंक के जितने भी पेपर है ना, उनके रिजल्ट्स बड़े आसपास आते हैं, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाए। वैसे तो इतनी बढ़िया तैयारी आपकी होगी कि ऐसा कुछ होगा नहीं, आप जो पोस्ट पाना चाहते हैं आपको सब में सिलेक्शन मिलेगी। बट कुछ भी अगर अप एंड डाउन हो जाए तो कोई छोटी पोस्ट भरने में कोई छोटा नहीं हो जाता है ना। आप सारे पेपर जितने आप भर सकते हो भरिए, है ना, हर पेपर को भरा करो ताकि आप जो है अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो। नहीं तो बाद में बंदा पछताता है कि वो कहते हैं कि हमने क्लर्क नहीं लगना, हमने पीओ लगना है, हम तो सिर्फ पीओ का भरेंगे। और ऐसे ही करते करते कई बार पीओ का बाय चांस क्लियर नहीं होता, फिर पछताते हैं कि क्लर्क का ही भर लेते, वो क्लियर हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ हर बच्चे का पता नहीं होता कि उसका जो है वहां पे कौन सा पेपर क्लियर होता है, कितने पेपर क्लियर होते हैं। तो आपके सामने जो मौका खुद चलकर आ रहा है ना, आपने उस मौके को नहीं गंवाना। आपने जितने भी फॉर्म, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड के जितने भी फॉर्म है, चाहे वो असिस्टेंट पोस्ट के हो चाहे वो ऑफिसर पोस्ट के हो, आपने उस फॉर्म को जरूर भरना है। चलिए, हाँ जी रोशन, उम्मीद है कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और किसी के मन में अगर कुछ सवाल है तो जल्दी से मुझसे पूछिए कमेंट्स में। हाँ जी बच्चे, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट्स में अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल या दुविधा है तो। डन, ओके। तो चलिए, इस बैच को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको www.careerwheel.com पे जाना पड़ेगा और आप इस बैच की रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं। ओके, और इस बैच की मदद से आप इस बार का रीजनल रूरल बैंक का ऑफिसर या असिस्टेंट जो भी पोस्ट पाने का सपना देख रहे हैं वो आपका पूरा करने में हम आपकी पूरी जी जान से मदद करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। जल्दी से फॉर्म भरिए, देरी मत करिए, अभी के अभी फॉर्म भर दीजिए, है ना। 27 बहुत लेट है ना, लगता है कि 27 अभी बहुत लेट है, भर लेंगे भर लेंगे भर लेंगे करते करते पता ही नहीं लगेगा कब 27 आ जाएगी। और 27 को, 26 को, 25 को आपकी वेबसाइट बहुत धीमी चलेगी, ऑनलाइन पेमेंट अटक जाती है, फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में दिक्कत आती है, फोटो अपलोड करने में दिक्कत आती है, बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म है। तो आप देरी मत करिए। अगर आप लोग जो है, आप लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, आजकल ऑनलाइन बाहर जो है साइबर कैफे में जाते हो, वहां पे वो फटाफट से फॉर्म भरते हैं, पैसे लेते हैं थोड़े से फॉर्म भरने के। पर आपने इन छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से ना फॉर्म भरने में, मतलब इस फॉर्म को मिस मत कर देना, इस मौके को गवा मत देना। ठीक है, फॉर्म भर दीजिए आने वाले 3-4 दिनों के अंदर। और अपना जो भी अगर आपको कोई डाउट आता है, क्लासेस में हम मिलते हैं, हमसे पूछिए, हेल्पलाइन नंबर है हमारा, कॉल करिए, हम आपको हर तरह से हर प्रकार की मदद आपको प्रोवाइड करेंगे, तैयारी करवाने में भी, फॉर्म भरवाने में भी। ओके, सो ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूं कि आप इस बार का ये जो फॉर्म भर रहे हैं सिलेक्शन भी पाएंगे, है ना। अपना सपना, चाहे वो आपने ऑफिसर या असिस्टेंट जो भी फॉर्म भरना है, उस सपने को पूरा करेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।